सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी चर्चा का विषय है रोमियो जूलियट। और रोमियो जूलियट शेक्सपियर के रोमियो की मोहब्बत एक तरफा नहीं थी। उसकी माशूका जूलियट भी रोमियो से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। आगे कुछ और जानने या समझने से पहले एक बात गांठ बांध लीजिए कि रोमियो और जूलियट कोई ऐसे इंसान नहीं थे जो इस पृथ्वी पर किसी देश में जन्मे थे। रोमियो और जूलियट शुद्ध रूप से अंग्रेजी के मशहूर नाटककार विलियम शेक्सपियर की कल्पना के दो नाम हैं, जिन्हें नाटक के दो किरदार के तौर पर पेश किया गया था। प्यार, मोहब्बत और त्याग की रोशनाई से शेक्सपियर ने लिखा था रोमियो और जूलियट पर नाटक। ऐसी ट्रेजिक लव स्टोरी जिसकी हैप्पी एंडिंग शेक्सपियर ने अपने एक नाटक में नहीं की थी। तो रोमियो और जूलियट की कहानी इटली के वेरोना की है और रोमियो और जूलियट के परिवारों में खानदानी दुश्मनी थी, लेकिन खानदानी रंजिश से अनजान रोमियो और जूलियट एक दूसरे को दिल दे बैठे। कहा जाता है कि दोनों ने परिवारों को बताए बिना शादी भी कर ली थी। सुहाग रात से पहले रोमियो के हाथ से जूलियट के हाथों रिश्ते के भाई की हत्या हो जाती है और रोमियो के हाथ से जूलियट के हाथों रिश्ते के भाई की हत्या हो जाती है। रोमियो को शहर छोड़ना पड़ता है। उधर जूलियट पर परिवार वाले दूसरे लड़के पेरिस से शादी के लिए दबाव डालते हैं। परिवार को धोखा देने के लिए जूलियट नींद की दवा खा लेती है। परिवार वाले मरा समझ लेते हैं, लेकिन रोमियो जूलियट के प्लान से बेखबर था। रोमियो जब उसके पास लौटा तो उसे मरा हुआ समझ लिया। जूलियट के बिना रोमियो टूट चुका था, उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि जूलियट के बिना क्या जीना। इसी विषय पर ये प्रेम कहानी आगे बढ़ती कि जुलाई का महीना था। वेरोना नगर के कुलीन परिवार कैपिलेट के घर पर मैस्करेड यानी मुखौटा नृत्य का आयोजन हुआ था और रोमियो अपने कजिन के साथ अपने बचपन के आकर्षण रोजलिन को ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचा, पर नृत्य के दौरान उसकी आंखें जूलियट से चार हुई और हृदय की गहराई में उतर गई। रोमियो खुद को रोक ना सका। उसने जूलियट के निजी कक्ष में पहुंचकर अपने प्रेम का उससे इजहार किया। जूलियट भी रोमियो पर फिदा थी, लेकिन दोनों परिवारों के बीच बरसों से चली आ रही शत्रुता रोमियो जूलियट की शादी में सबसे बड़ी बाधा थी। ऐसी परिस्थिति में प्रेमी युगल ने अपने अपने परिवारों को बिन बताए चुपके से एक चर्च में जाकर वहां के एक अधिकारी के समक्ष शादी कर ली। शादी के कुछ ही समय बाद रोमियो से एक हत्या हो गई। हत्या के दंड स्वरूप उसे शहर से निकाल दिया गया। इसी बीच जूलियट के पिता ने उसका विवाह पेरिस के काउंट के साथ तय कर दिया। तो रोमियो नगर से निष्कासित जीवन जी रहा था और जूलियट उदास थी, चिंतित थी। उसने चर्च के अधिकारी से अपनी समस्या बयां की। चर्च के अधिकारी ने जूलियट को एक योजना बताई कि वह उसे एक दवा देगा जिसे खाने के बाद वह बेहोश हो जाएगी और बाद में रोमियो से बचा लेगा। ये संदेश रोमियो तक भी पहुंचाने की व्यवस्था की गई, पर संदेश रोमियो तक नहीं पहुंच सका। चर्च के अधिकारी की योजना के अनुसार जूलियट ने दवा खा ली। दवा खाने के बाद चारों ओर यह श्योर हुआ कि जूलियट मर गई। जब एक खबर रोमियो को मिली तो वह तुरंत बेरोना लौट आया और जूलियट को ताबूत में देखकर उसे मृत मान लिया। उसे अंतिम चुंबन दिया और साथ लाया जहर पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जूलियट जब होश में आई
तो उसने रोमियो को गलत पाया, वो इसे बर्दाश्त ना कर सकी और उसने भी आत्महत्या कर ली। तो मोंटेग्यू और कैपुलेट परिवारों को उनके प्रेम प्रसंग का पता चला तो उनके दुखों ने वर्षों से चली आ रही शत्रुता की दीवार को तोड़ दिया। दोनों परिवार उस समय एक हुए जब प्रेमी युगल दुनिया से उठ चुका था। तो जूलियट रोमियो अपने सच्चे प्यार के कारण अमर हो गए। वो दोनों तो अपने सच्चे प्यार के कारण अमर हो गए। तो शेक्सपियर द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध नाटकों में से एक है रोमियो एंड जूलियट। अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में शेक्सपियर ने नाटक लिखा था जो कि एक लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी और उनकी दुखांत मौत पर आधारित है। इसमें नाटक का स्थान इटली का वेरोना नाम का शहर है। नाटक के शुरुआत में दिखाया जाता है कि कैपुलेट और मोंटेग्यू परिवारों के बीच नफरत और शत्रुता है और रोमियो जो कि मोंटेग्यू परिवार का लड़का है वह रोजालिन से प्यार करता है। रोजालिन लॉर्ड कैपुलेट की भतीजी है। कैपुलेट परिवार की एक दावत और नृत्य पार्टी में रोमियो और उसका चचेरा भाई बेनवोलियो चोरी छुपे शामिल हो जाते हैं। यहाँ रोमियो की मुलाकात जूलियट से होती है। और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। बाद में दोनों को एहसास होता है कि उनके परिवारों के बीच की नफरत के कारण उनकी शादी नहीं हो पाई। तो रोमियो के करीबी फ्रायर लॉरेंस जो कि एक पादरी हैं वो दोनों की चर्च में गुप्त रूप से शादी करवा देते हैं। वो सोचते हैं कि उचित समय आने पर इस शादी के बारे में दोनों परिवारों को बता दिया जाएगा और शायद इस शादी से दोनों परिवारों के मध्य की नफरत भी मिट जाएगी। इस शादी की गवाह जूलियट की एक नौकरानी भी है जो जूलियट के लिए उसके निजी नर्स की भूमिका भी निभाती है। तो मार्कशो रोमियो का खास मित्र है और टिबॉल्ट जूलियट की माँ के भाई का पुत्र है, लेकिन दोनों को उनकी शादी या प्यार के बारे में बिल्कुल नहीं पता। एक दिन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और रोमियो आकर बीच बचाव करता है, लेकिन टिबॉल्ट मौका पाते ही तलवार से मार्कशो को मौत के घाट उतार देता है। अब रोमियो अपना आपा खो देता है और टिबॉल्ट का पीछा करता है और उसे तलवार के द्वंद्व युद्ध में मौत के घाट उतार देता है। शहर में 2 हत्याएं होने की खबर वेरोना के राजकुमार के पास पहुंचती है। राजकुमार रोमियो को अगले दिन का सूरज निकलने से पहले सदा के लिए वेरोना शहर छोड़कर चले जाने की सजा दे देता है, जबकि जूलियट की माँ रोमियो के लिए मौत की सजा की मांग करती है। उसी रात रोमियो चोरी से जूलियट से मिलने आता है और उस सुबह उससे सदा के लिए विदा लेकर मांटुआ शहर की ओर चला जाता है। जूलियट बहुत दुखी है, लेकिन वो किसी को भी अपनी शादी के बारे में बता नहीं पाती। उसके पिता उसकी शादी वेरोना शहर के राजकुमार के ही एक रिश्तेदार काउंट पेरिस से तय कर देते हैं। जूलियट शादी के लिए राजी नहीं होती। वह फ्रायर लॉरेंस पादरी के पास जाती है और आत्महत्या की इच्छा जाहिर करती है। इस पर पादरी उसे एक उपाय बताते हैं और उसे एक विशेष बेहोशी की दवा दे देते हैं। ये दवा उसे इस तरह से बेहोश कर देगी कि सभी उसे मरा हुआ समझ लेंगे और दवा का असर एक निश्चित समय तक रहेगा। तो योजना के अनुसार जूलियट को रात को सोने से पहले इसे पीना है और अकेले सोना है। सुबह होते ही सभी उसे मरा हुआ समझेंगे और फिर उसकी लाश को शवगृह में रख दिया जाएगा और बाद में उसके होश में आने पर उसे रोमियो के पास भेज दिया जाएगा और रोमियो को भी इस योजना के बारे में संदेश भेजकर सूचित कर दिया जाएगा। तो पूरी योजना समझने के बाद जूलियट खुशी खुशी घर वापस चली जाती है और अपने पिता से माफ़ी मांगती है और काउंट पेरिस से शादी के लिए सहमति दे देती है।
अगले दिन के लिए उसकी शादी की घोषणा कर दी जाती है। जूलियट योजना के अनुसार वो दवाई लेती है और सुबह सभी उसे मरा हुआ समझ लेते हैं। काउंट पेरिस को भी जूलियट की अकस्मात मौत का पता चलता है। पादरी फ्रायर लॉरेंस अपने एक संदेशवाहक को पत्र देकर रोमियो के पास भेज देते हैं। इतने में जूलियट को अंतिम विदाई दी जाती है। बल्थासार, जो कि रोमियो के परिवार का नौकर है, वो जूलियट की मौत की खबर देने के लिए रोमियो के पास जाता है। अब कहानी में महत्वपूर्ण मोड़ आता है कि पादरी फ्रायर लॉरेंस का भेजा हुआ संदेशवाहक रोमियो के पास पहुंच नहीं पाता। उसे किसी की चिकित्सा के लिए रास्ते में ही रोक दिया जाता है, जबकि बल्थासार रोमियो के पास पहुंचकर उसे जूलियट की मौत की दुखद खबर दे देता है। ये खबर सुनकर रोमियो को एक सदमा लगता है और वो एक छोटे से पात्र में जहर लेकर आता है, तो बल्थासार को इस जहर के बारे में पता नहीं चलता। दोनों वेरोना शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। शवगृह के बाहर काउंट पेरिस, जो वहाँ शोक के लिए आया था, रोमियो को देख लेता है और वो रोमियो को युद्ध के लिए ललकारता है, जिसमें काउंट पेरिस मारा जाता है। रोमियो अंदर पहुंचकर जूलियट की लाश को देखता है। भरे हृदय से रोमियो जूलियट को विदाई देता है और जहर पी लेता है। इतने में जूलियट को होश आता है और उसे एहसास होता है कि रोमियो ने जहर पी लिया। और रोमियो में अब इतनी सांसें नहीं बची थी कि वो कुछ समझ सके। इतने में पादरी फ्रायर लॉरेंस वहाँ आ जाता है और जूलियट, जो रोमियो की मौत के सदमे में है और फ्रायर लॉरेंस के रोकने के बावजूद एक खंजर से आत्महत्या कर लेती है। बाद में दोनों परिवारों के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पादरी फ्रायर लॉरेंस दोनों की शादी और इस योजना में अपनी भूमिका स्वीकार करता है और दोनों की मौत पर अफसोस प्रकट करता है। अगले दिन वेरोना शहर का राजकुमार अपने दरबार में दोनों परिवारों की दुश्मनी को रोमियो और जूलियट की दुखदाई मौत के लिए जिम्मेदार ठहराता है और आगे से मिलजुल कर रहने का आह्वान करता है। दोनों परिवार के लोग नफरत बुलाकर गले मिलते हैं। इस तरीके से रोमियो और जूलियट की इस प्रेम कहानी का त्रासदिक अंत हो जाता है। तो रोमियो जूलियट की ये कहानी जीवन की वास्तविक घटना नहीं है, बल्कि शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें इस प्रेम कहानी को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और ये कहानी इतिहास में प्रेम कहानी के रूप में अमर हो चुकी है, क्योंकि रोमियो और जूलियट की जो सच्ची कहानी है, यह पौराणिक प्रेम कहानियों में शामिल हो चुकी है, जिसका इतना प्रचार प्रसार हो चुका है कि इस कहानी का नाम लैला मजनू, शीरी फरियाद के साथ जोड़ा जाता है। तो इससे ये तो समझ में आता है कि रोमियो और जूलियट को कई कारणों से सर्वश्रेष्ठ दुखद प्रेम कहानियों में से एक माना जाता है। कालातीत थीम अगर कहें, नाटक में प्रेम, भाग्य, संघर्ष और पारिवारिक वफादारी के परिणामों जैसे सार्वभौमिक विषयों की खोज की गई है। ये विषय संस्कृतियों और पीढ़ियों में घूमते हैं, जिससे कहानी कई लोगों के लिए प्रासंगिक बन जाती है। दूसरे, रोमियो और जूलियट के बीच प्यार को शुद्ध और भावुक रूप में दर्शाया गया है, जो उनके रिश्ते को उस स्तर तक ले जाता है जिसे कई पाठक और दर्शक आकर्षक पाते हैं। तो प्यार के लिए अपने परिवार और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने की उनकी इच्छा युवा प्रेम की तीव्रता का उदाहरण है। लेकिन नाटक का दुखद अंत, जो गलतफहमियों, आवेगपूर्ण निर्णयों और मोंटेगू और कैपुलेट्स के बीच झगड़े के परिणाम स्वरूप हुआ,
घृणा की विनाशकारी प्रकृति पर एक शक्तिशाली टिप्पणी के रूप में कार्य करता है। यह त्रासदी बाहरी ताकतों के सामने प्यार की नाजुकता को रेखांकित करती है। शेक्सपियर ने बहुआयामी चरित्र गढ़े हैं जो सहानुभूति जगाते हैं। रोमियो और जूलियट सिर्फ युवा प्रेमियों के आदर्श नहीं हैं, वह गहराई, सपने और खामियों वाले व्यक्ति हैं जो उनकी दुर्दशा को और भी मार्मिक बनाते हैं। इस कहानी का साहित्य, रंगमंच और लोकप्रिय संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उसके उद्देश्यों और पात्रों ने अनगिनत रूपांतरणों, पुनर्कथनों और विभिन्न मीडिया में संदर्भों को प्रेरित किया है, जिससे रोमांटिक त्रासदी की आधारशिला के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है। शेक्सपियर की भाषा का प्रयोग रूपकों, उपमाओं और समृद्ध कल्पनाओं से भरा हुआ कथा के भावनात्मक पहलुओं को बढ़ाता है। प्रसिद्ध पंक्तियों और एकालाप नाटक की स्थायी अपील में योगदान करते हैं। नाटक में युवाओं की उतावलेपन और आदर्शवाद को दर्शाया गया, जो सामाजिक अपेक्षाओं और पारिवारिक दायित्वों के विरुद्ध युवा प्रेम के संघर्ष को दर्शाता है। तो किशोरावस्था की ये खोज दर्शकों के साथ जुड़ती है, जिससे उनकी प्रेम कहानी कालातीत और ज़रूरी लगती है। कुल मिलाकर रोमियो और जूलियट न केवल अपनी संभव कथा के कारण, बल्कि अपनी गहन भावनात्मक और विषयगत गहराई के कारण भी दुखद प्रेम की एक परिभाषित कृति के रूप में कायम है, जो आज भी दर्शकों से संवाद करती है। धन्यवाद।